हार गया तो क्या हुआ, हौसला अभी जरूरी है। सफल होने के लिए असफलता भी जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका 12 मासा में। अभी हम लोग चल रहे हैं देहरादून के गांधी पार्क से सीएम आवास की तरफ, जहां पर हमारे साथ में उत्तराखंड का आने वाला भविष्य एक बार फिर से सड़कों पर है। मांग चाहे संविदा नियमीकरण की हो या यूकेपीएससी के जारी हुए कैलेंडर की, प्रयाग पोर्टल के द्वारा होने वाली भर्तियों की हो या फिर क्लब वेटिंग के प्रावधान की, ऐसी विभिन्न मांगों के लिए इससे पहले भी बहुत बार इस तरीके के आंदोलन किए जा चुके हैं। लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नेत्र सिंह है और मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट का हूँ। चक्रोता में मतलब गांव है मेरा, उधर की साइड से रहता हूँ। आज आप किन कारणों से इन धरना प्रदर्शन में आए हैं? मैम, हम सबसे जो हमारी प्रमुख मांग है वो उम्र सीमा को लेकर है। चाहे वो ग्रुप सी की कोई सी भी भर्ती हो, उसमें प्रमुख भर्ती जो है वो फॉरेस्ट उसकी है, पुलिस की, जिसमें 2000 पद हैं। तो उसमें मैम हमारी उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा है 18 से 22 साल। तो 22 साल में तो बच्चों के, क्योंकि बचत ये वही नहीं हो पाता कि भाई मेरे को करना क्या है। चलो होता भी है तो फिर हमारे स्टेट में भर्तियां नहीं निकलती टाइम टू टाइम, क्योंकि 6-6 साल में कोई सी भी भर्ती होती है, 6 या 7 साल में एक भर्ती निकलती है। तो फिर तब तक उसकी एज चली जाती है, फिर मैं भर्ती दे ही नहीं पाता हूँ। तो उस वजह से हम आज अपनी मांगों के लिए पुलिस उम्र सीमा के लिए स्पेशली आए हैं कि उम्र सीमा बढ़ाएं। क्या आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इससे पहले की? जी, हम ग्रुप सी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और मैं एक आपको प्रूफ भी देना चाहता हूं कि आप हमारे कोई से भी अगल बगल वाले स्टेट, तीनों स्टेट को देख लीजिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे हमारा हिमाचल हो, चाहे यूपी हो। मैम, हर स्टेट में किसी में भी 18 से 22 साल तक की उम्र सीमा नहीं है, ज़्यादा ही है। ये किसी में 28 है, किसी में 25 है, किसी में 30 भी करी हुई है। पर हमारे एक उत्तराखंड एकमात्र 28 स्टेटों में 2-3 स्टेट ऐसे आते हैं जिनमें उम्र सीमा क्या है, 18 से 22 साल है मैम। तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे धामी जी भी कहते हैं कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। तो पहाड़ का पानी तो सड़कों पे घूम रहा है, क्यों भर्ती के लिए तो तुम वो ही नहीं दे रहे हो। हमारी उम्र सीमा निकल जा रही है, बच्चे बूढ़े हो जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से मैम करवाएंगे। और फिर बच्चे फिर बैकडोर से चल जाते हैं, बैकडोर भर्तियां करवाते हैं या संविदा कर्मी वाले करवाते हैं। तो मैम फिर आयोग को खत्म कर दो ना, क्यों इतने बड़े बड़े आयोग बनाए, इतनी मोटी मोटी सैलरी दे रहे हैं उनको, जब भर्ती नहीं करवानी है, बैकडोर से भर्ती करवानी है, या फिर संविदा कर्मियों को अंदर करवाना है, या फिर किसी के भी जैसे उपनल कर्मी। तो मैम उपनल में तो हमने भी रजिस्ट्रेशन पता नहीं कितने साल पहले करवा रखा, हमें तो आज तक मिली नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी नेता से फोन नहीं करवाया कि हमें वो अंदर करवा दो। हम ये चाहते हैं कि हम ईमानदारी से, अगर हमारे अंदर ईमानदारी से और मेहनत करके हमें नौकरी मिल सकती है तो वही चाहिए, नहीं तो हमें नौकरी नहीं चाहिए। इस तरीके से है मैम। पर कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है, ना उत्तराखंड सरकार सुनने को है। तो इसीलिए हमें रोड पे आना पड़ता है हर दूसरे-तीसरे महीने में। मैं उस टाइम भी पिछले वाली उसमें बोला था रैली में कि आपको 6 या 7 दिन में धामी साहब से आपको मिला देंगे, पर आज तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उस टाइम भी यही बोला था कि मिला देंगे, पर मिला ही नहीं पाए मैम। तो वही मांगे हैं मैम, हमारी प्रमुख मांग। पिछले 8 साल से 2016 के बाद उत्तराखंड के अंदर यूपीसीएल, पिटकुल और यूजीवीएल में कोई जेई की भर्ती नहीं आई, ना ही जेई की आई और ना ही टीजी2 की आई। अब 8 साल से भर्ती नहीं आई और 10 साल से जो काम कर रहा है उसको नियमावली के अकॉर्डिंग से परमानेंट कर दिया जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 8 साल तो हमारे उसमें बीत चुके और 2 साल और ना निकाले, फिर तो जितने भी इंजीनियर है इनके पास रोजगार ही नहीं होगा। जबकि जो हमारे पड़ोसी स्टेट है हिमाचल प्रदेश में 2016 के बाद अब तक 2 बार वैकेंसी आ चुकी है जेई की, और उत्तर प्रदेश में 3 बार वैकेंसी आ चुकी है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि उत्तराखंड के अंदर टीजी2 और यूपीसीएल, पिटकुल, जेई की वैकेंसी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद 2016 से तैयारी कर रहा हूँ इस भर्ती की तलाश में, लेकिन एक बार भी भर्ती नहीं आई। तो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हमारी भर्ती यूपीसीएल, पिटकुल, जेई की वैकेंसी जरूर निकाले, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। आज 2016 से तैयारी कर रहे हैं, अब उम्र इतनी हो चुकी कि हम घर वाले से पैसे नहीं ले सकते। आप कहाँ रहते हैं? यही देहरादून में रहते हैं? हरिद्वार में रहते हैं। कमरा लेकर रहते हैं? कमरा लेकर घर है मेरा वहाँ पे हरिद्वार गाँव। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षा? 2016 से एक भी पेपर जेई का नहीं दिया। जब भर्ती नहीं पेपर कहाँ से देंगे? ऊर्जा निगम में कोई भर्ती आई ही नहीं, और कहते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो फिर ऊर्जा
ऊर्जा निगम कैसे फ़ायदे में चल रहा है। तो मैं हमारी मांगे ये मेन कि उत्तराखंड के अंदर यूपीसीएल, पिटकुल, जेई और टीजी2 ये 8 साल से वैकेंसी रुकी हुई, इन पे कोई भर्ती नहीं है, ना कोई इन पे एक्शन लिया गया। सर आपका नाम? मैं राम कंडवाल हूँ, उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। सर जैसे कि हमने देखा है कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसे धरने प्रदर्शन होते रहे हैं और धरातल पर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। आखिरकार ऐसे धरने प्रदर्शन कब तक चलते रहेंगे? देखिए, हमने सोचा था कि एक मुख्यमंत्री है जो युवा है, धाकड़ है, और हम समझते थे कि ये मुख्यमंत्री युवाओं की बातें जरूर मानेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री जी जो है हरियाणा का व्यक्ति आता है और यहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आता है, वो फर्जी तरीके से यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट बना देता है, मूल निवास तक बना देता है और उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब एसी के कमरों में बैठकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। तो ये जो नौकरी है ये उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसकी नौकरी छीनी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ये मांग उठाते हैं तो हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या उत्तराखंड के हित में, क्या उत्तराखंड के युवाओं की नहीं सुनना चाहते हैं? हमने इनसे आज जो हमारी मुख्यमंत्री कूच की जो रैली है, इस रैली में हमने इनसे डिमांड की है कि 7 साल से जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति नहीं आई थी, आपने जो है 8 साल बाद उसकी विज्ञप्ति निकाली है। कम से कम उसमें उन छात्रों को, उन युवाओं को मौका दो जिनकी उम्र सीमा जा चुकी है। तो क्योंकि हमारा, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है एक तरह से सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर फौज में और एक तरह से पुलिस में, इन 2 विभागों में युवा ज़्यादा जाना चाहते हैं। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री से हमारी ये डिमांड थी, ये आज की डिमांड नहीं है, 2 साल हो चुके हैं इस डिमांड को, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं हुई है। 8 साल से एई जेई की भर्ती नहीं आई है। यूपीसीएल, पिटकुल और यूजीबीएनएल डिपार्टमेंट होता है, उसमें 8 साल से भर्ती नहीं आई है। ये जो लड़के आप देख रहे होंगे, ये जो बेरोजगार आज सड़कों में देख रहे होंगे, ये यही लड़के हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आप देखते होंगे, UKSSC नाम से आप जानते होंगे, वो एक तरह से फिर से मनमानी में उतर आया है, वो अपनी तानाशाही में उतर आया है। तानाशाही में इसलिए उतर आया है क्योंकि यही आयोग, जब हम रैली की थी, जब भाई बॉबी पवार ने भर्ती घोटाले उजागर किए थे, उस वक्त जो है 10 दिन में रिजल्ट घोषित कर देता था। लेकिन आज समय बदल चुका है, अब धीरे धीरे ये उसी परिपाटी में लौट रहे हैं और आज आप यकीन नहीं करोगे, आज 3 से 6 महीने फिर से रिजल्ट में निकालने में ये देरी कर रहे हैं। इसके अलावा सिलेबस कुछ और दे रहे हैं। LT की हाल ही में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में सिलेबस कुछ और दे दिया। स्केलर की हाल ही में परीक्षा हुई, उसमें कुछ और दे दिया। तो ये तमाम मांगे जिनको लेकर आज हम रैली कर रहे हैं। सर क्या हम जो सरकार है, जो आयोग है, इस प्रकार के भर्ती परीक्षाओं के बाद रिजल्ट लाने में देरी कर देती है, क्या हम इसे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मान सकते हैं? दुर्भाग्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आयोगों को हम कई बार लताड़ चुके हैं, उनका घेराव कर चुके हैं। इन आयोगों का अगर आप UKSSC की बात करें तो इनका परीक्षा नियंत्रक, पिछला जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक था, इसके अलावा इनका सचिव और इनका अध्यक्ष, वो आज सिद्धोवाला जेल में, वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि उनके हमने सरकार पर और पूरी जनता के सामने इनके घोटाले हमने उजागर किए थे और आज फिर वो उसी परिपाटी में चल रहे हैं। मतलब सिलेबस के नाम पर आप चेंज कर रहे हो, तो एक अभ्यर्थी, 2 अभ्यर्थियों के एक एडमिट कार्ड ला रहे हैं, एक अभ्यर्थी का जो है 3-4 एडमिट कार्ड ला रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है स्थिति वैसे ही फिर नजर आ रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप वालिया है। सर आप इस तरीके से आज धरना प्रदर्शन पर सड़कों पर उतर आए हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांग मैडम ये है कि 8 साल से जो है ना UPCL ऊर्जा विभाग की भर्ती नहीं आ पाई है, UPCL और पिटकुल और UJBNL जेई की और TG2 की, जिसमें युवाओं के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। अब ये बताओ आप, 8 साल से कोई इंतजार कर सकता है क्या किसी भर्ती का? कुछ बच्चों की उम्र भी निकल चुकी है जो मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है एज का। तो 8-8 साल तक अगर एक भर्ती की इंतजार करेंगे तो क्या होगा? सरकार का इतना मौका कैसे दें हम 2-2 बार? तो मैं धामी जी से यही कहना चाहता हूं कि वो ऊर्जा मंत्री हैं, वो भर्ती निकलवा सकते हैं। थोड़ा गौर कीजिए, इन युवाओं की आक्रोश पर ध्यान दिया जाए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आपको यहाँ से जो है CM छोड़िए, आप विधायक भी नहीं बन पाएंगे, एक छोटा सा इलेक्शन भी आप नहीं जीत पाओगे अगर ये युवा भड़क गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या इससे पहले भी आप ऐसे धरनों प्रदर्शन में आए हैं? लगभग 5वां धरना है इस बार ये UPCL के लिए, पिटकुल के लिए। ये बोर्ड देख सकते हो आप लोग,
और हमारी जो उम्र भी 30-30 साल हो चुकी है और अब हम परेशान हैं। सेंटर में भी भर्ती नहीं आती डिप्लोमा की, 10वीं के बाद डिप्लोमा होता है, ना वो बीए वाले फॉर्म भर सकता, ना पुलिस के ना कुछ, क्योंकि उसके पास एक ही है सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अब वो इतनी भर्ती वेट करेगा तो क्या होगा मैडम, बताइए आप। अच्छा, आपका कहना है कि आप 5वीं बार इस धरना प्रदर्शन में आए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी बार धरना प्रदर्शन में आने के बावजूद भी सरकारों के कानों में जू नहीं रही? सरकार जो है ना, अपने आप को एक वक्त आता है सरकार ये सोच रही है कि हमें लोग वोट दे रहे हैं भर भर के। हमने भी वोट दी थी एक बार, लेकिन अब हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार वो सब परेशान आ चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारों के खिलाफ काम करती है सरकार, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो यहाँ से भी भगा देंगे और सेंटर से भी भगा देंगे। इससे अच्छा तो हमारी पुरानी सरकार थी, वो कम से कम वैकेंसी हर 3 साल में निकालती तो थी। ये तो कुछ सोच ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तानाशाही की भी एक हद होती है मैडम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब आप गौर कर लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के दौरे बाद में कीजिए, पहले यहाँ की जो बच्चे हैं उनका दर्द समझिए और इनको भर्ती दीजिए और इनको नौकरी देने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करें अपनी स्तर से, यही मेरी मांग है। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी हम सीएम आवास के बाहर मौजूद है, जहां पर बैरिकेडिंग की गई है और भारी मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बहुत बड़े जद्दोजहद के बाद और पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की के बाद अब यहां पर युवा सड़कों पर बैठ चुके हैं और अपनी मांगों के लिए उनका संघर्ष अभी भी जारी है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत नेगी है। हम वन आरक्षी प्रतिशत सूची चयनित छात्र हैं। लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा हमारा 19 जुलाई 2024 को रिजल्ट जारी कर दिया गया था और वो संस्तुति हमारी 160 जो अभ्यर्थी हैं वन विभाग को सूची वो भेज दी गई थी। और मैम अभी तक 2 महीने होने को है, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग संबंधी कोई प्रक्रिया ऐसी कुछ हुई नहीं है अभी। तो छात्र असमंजस की स्थिति में है कि 2 महीने हो गए हैं और लगातार छात्र जितने भी हैं हमारे साथ 160 जो चयनित गर्ल्स थी, लड़के थे, तो वो डेली वन विभाग के मुख्यालय में जा रहे हैं, एचआरडी सर से मिल रहे हैं। उनके द्वारा हमें यही बताया जा रहा है कि आप लोगों की फाइल शासन में है, शासन वाले बोल रहे हैं ये विभाग का काम है। तो छात्र असमंजस की स्थिति में है कि वो इस चीज़ों में क्या करें। तो आज हमने भी अपना एक मुद्दा रखा हुआ है कि वन आरक्षी प्रतिशत सूची चयनित छात्रों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। कुल मिलाकर आपका कहना है कि शासन जो है वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है? मैडम इसमें ये हुआ था कि 2022 की एक ये भर्ती थी वन आरक्षी 2022 की, तो इसमें 894 पद थे। 894 पद में से लगातार 1 साल परीक्षाएं होने से 160 बच्चों ने विभाग को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि लगातार परीक्षाएं होती रही, एक तरफ वीडियो पटवारी वगैरह चलते रहे। तो शासन द्वारा एक नियमावली बनी गई, प्रतिशत सूची नियमावली 10 अक्टूबर 2023 को वो नियमावली बनी थी। और उसमें ये था कि जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से रुक जा रहे हैं, मेरिट सूची में नाम नहीं बना पा रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को उस वेटिंग से लिया जाएगा। तो मैम हमारा यही था कि वन आरक्षी एक एकल संवर्ग का पद भी है, नियमावली बनी है, 25% के हिसाब से सब कुछ कार्य उसमें हो चुका है। बस अब अगर जल्द से जल्द सरकार अगर हम पे थोड़ा सा विश्वास अनुमोदन दे दे शासन की, आप लोगों का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होए, तो 160 लोगों को राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। जिस तरीके से जो परीक्षार्थी है वो इतने लंबे समय से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है और उसके बाद बैकडोर से जो है सरकार अपने ही लोगों को लगा देता है, इस तरीके से आप लोगों की मानसिकता पर कितना असर पड़ता है? मानसिकता पर मैम असर पड़ता है। युवा लगातार 5-6 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब ये युवा तो है नहीं कि कोई किसी नेता या किसी उनके खास होंगे कि आप लोग संविदा में लग सकते हैं। सब गरीब तबके के छात्र हैं, पहाड़ों से आते हैं, ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वो लोग अपना किसी के माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर सके। अपनी मेहनत से तैयारी करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं जितने अपने से हो सकता है। और सरकार एकदम से ऐसा जीवो ला जाती है कि संविदा वालों को नियमितीकरण कर दे, तो उसमें हमारी सीधी भर्ती में काफ़ी नुकसान पड़ेगा। पहले भी आप इस तरीके के धरनों में कभी आए हैं? जी मैडम, आए हैं और आना ही है। अब लगातार हम भी 2022 से तैयारी कर रहे हैं। उस समय लगातार हमें भी काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि हम भी वीडियो के परीक्षार्थी थे, पटवारी के थे, कभी पेपर लीक हो रहा है, आदमी का मानसिक उत्पीड़न भी होता है इन चीज़ों से। तो ये था कि फ़र्क काफ़ी पड़ रहा था और लगातार बेरोजगार संघ तो हमारी मांग उठाता है और
जाहिर सी मांगे हैं, अगर वो लोग नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो तब हम लोगों को लगता है कि एक कोई तो है जिसे हम अपनी बातें रख सकते हैं उत्तराखंड विरोध संघ से। सर धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी भी हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि सर आखिरकार क्या कारण है कि आप लोग इस तरीके से दोबारा से एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। देखिए, युवा परेशान है, युवाओं की मांगों को माना नहीं जा रहा है। सरकार वादे कुछ और कर रही है, सरकार कुछ दिखा और रही है और वास्तविकता कुछ और है। आज युवा इतना परेशान है कि लंबे समय से इन्होंने चाहे विज्ञापनों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें की हो कि हमने इतने 16,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि अगर आप इस प्रकार के वीडियो और अखबारों के माध्यम से दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि विभागवार वो लिस्ट जारी करें कि जिन विभागों में आपने नौकरी दी है। आपने तो जो रोजगार मेले कंपनियों के लगते हैं, उन कंपनियों के रोजगार मेले में भी किसी का अगर सुजुकी में हो गया हो, हीरो में हो गया हो, होंडा में हो गया हो, उसको भी आपने रोजगार की कड़ी में जोड़ दिया। जिसके लिए कि हम कहते हैं कि पॉलिटेक्निक या बीटेक करने के बाद लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं, आपने वो भी रोजगार की श्रेणी में जोड़ दिया। बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है और जिस प्रकार से स्थानीय युवाओं को दरकिनार करके बाहरी युवाओं को नौकरी यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बड़े बड़े उसमें दी जा रही है, वो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ लंबे समय से 2014 में एक पुलिस वैकेंसी आई थी, उसमें उसके बाद 8 साल बाद भर्ती आई और यहाँ पुलिस की आयु सीमा जो 18 से 22 वर्ष है, 4 साल का अंतराल है। तो जो युवा उस समय पुलिस की भर्ती नहीं दे पाए हैं, उन युवाओं के लिए आपने कहा था कि हम उनके लिए एज बढ़ाएंगे, परंतु आज तक नहीं बढ़ी। जो फर्जी तरीके से डीएलएड करके आए हैं, हमने कहा कि उनकी जांच करवा लो, आप उनकी जांच नहीं करवाना चाहते। जो 8 साल से यूवेजिनियल पिटकुल यूपीसीएल में जो जेई की भर्ती निकलनी है, टीजीटी2 की भर्ती निकलनी है, वो आपने नहीं निकाली है। इसके अलावा जो एपीआई स्कोर का जो मसला है वो आपने सॉल्व नहीं किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपने नहीं निकाली है। तमाम और जो नए विज्ञापन आने थे वो जारी नहीं किए हैं। और सबसे बड़े जो अभिशाप यहाँ के युवाओं के लिए है वो प्रयाग पोर्टल है, जिस प्रयाग पोर्टल में यहाँ के नेता अधिकारी भाई भतीजावाद कर रहे हैं। जो हमारे युवाओं के पास, हमारे नागरिकों के पास संविधान में समानता का जो अधिकार है, जो संविधान में समानता का अधिकार है, प्रयाग पोर्टल के माध्यम से वो समानता का अवसर नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। प्रयाग पोर्टल में जितने भी बच्चे आवेदन कर रहे हैं उनमें से रैंडमली उठा लिया जा रहा है। और रैंडमली कौन उठ रहा है? रैंडमली नेता का व्यक्ति उठ रहा है, अधिकारी का व्यक्ति उठ रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक पारदर्शी सिस्टम इस प्रदेश के भीतर लागू हो सके और जो भर्तियां हो वो सीधी भर्ती के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर हो। आपके संविधान नवीनीकरण को लेकर भी कुछ मांगे हैं, वो क्या है? आप विस्तार से हम लोगों को बताएंगे। अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया कि 10 साल जिसको हो जाएंगे संविदा पे, उनको पक्का किया जाएगा। देखिए, संविदा वाले भी अपने लोग हैं, अपने भाई बंधु हैं, ऐसा नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सरकार को दूसरा रास्ता कोई बनाना चाहिए, कोई दूसरा नियम बनाना चाहिए। अगर 25,000 उपनल कर्मचारी, 15,000 संविदा कर्मचारी, इसके अलावा 20-25 हज़ार पीआईडी के जवान, अगर इतने लोगों को आप संविदा मतलब पक्के कर सकते तो आप करिए। परंतु जब आप पक्के नहीं कर सकते हैं तो आपस में आप चीज़ों को क्यों लड़ा रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए आप अलग रास्ता तय करें। सीधी भर्ती में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, सीधी भर्ती निरंतर वर्षों वर्ष चलती रहे, इसके लिए आपको दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। और अगर हमारा सुझाव लें तो अगर इतनी ही कोई आफत है तो हम कहते हैं कि कोई भी विभाग में जो भर्ती होती है उसमें जिस प्रकार से कई विभागों में पहले से फॉर्मूला तय है कि भाई विभागीय और सीधी भर्ती, उसमें तय किया जाए कि 70% सीधी भर्ती हो, 30% विभागीय भर्ती हो। पर जो 30% विभागीय भर्ती हो उसमें भी एग्जाम हो, इसमें भी लिखित परीक्षा हो। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इससे एक पारदर्शी सिस्टम बना रहेगा। आने वाले पीढ़ी के लिए ये रास्ता आसान होगा। जैसे कि दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जिनको 10 से 15 साल हो गए, तो आपका क्या कहना है कि क्या उनको परमानेंट नहीं करना चाहिए? देखिए, उनको परमानेंट करने के लिए हमने कह दिया ना, विभाग के स्तर पर भर्ती निकालिए, विभाग के स्तर पर लिखित परीक्षा हो, उसमें भी तो भाई जो योग्य होगा वो आगे बढ़ना चाहिए। हम तो योग्यता की बात कर रहे हैं, उस मानक की बात करते हैं कि जो भी विभाग के लिए भर्ती निकले 70% सीधी भर्ती के माध्यम से, 30% विभागीय भर्ती के उस पर आप करिए। परंतु आप सबके लिए एक जैसा समाधान कर दोगे और इस संविदा पे या उपनल पे, बैकडोर पे अगर रोक नहीं लगी तो ये तो सालों साल चलता रहेगा। आज ही इस संविदा बैकडोर एंट्री पे रोक लगनी चाहिए। और जो अभी
यहाँ पर जो कार्यरत हैं उनके लिए विभागीय भर्ती के माध्यम से चीजें आगे बढ़ाई जाए। जैसे कि अभी हम सड़कों पर आकर देख रहे थे कि 16 सितंबर को पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और सड़कों पर बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगी हैं, पोस्टर लगे हैं, तो इन सभी के बीच जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन आखिर कहाँ गुम हो गए? देखिए 16 को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और 17 को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो हम कहना चाहते हैं कि जितना पैसा विज्ञापनों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, उतना रुपए यदि यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए खर्च किया जाता तो कहीं ना कहीं तस्वीर दूसरी होती और ये सड़कों पर झमेला नहीं होता। सरकार जो ऐसे संघर्षों के बाद आपसे वादे करती है कि वो इन वादों को पूरा करेगी और आप लोगों से मिलकर बातें करेगी, वो अभी तक कितना धरती पर जो है कारगर साबित हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। 20 दिन पहले अभी रैली हुई थी और उसमें आश्वस्त किया गया था युवाओं को कि तुम्हारे डेलीगेशन को सीएम साहब से मिलवाएंगे और मांगों को मनवाया जाएगा, परंतु 20 दिन बाद भी ये 25 दिन बाद ये चीजें नहीं हुई है, तो दोबारा मजबूरन युवाओं को रैली निकालनी पड़ी है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर इतने दरिया दिल हैं और अगर वास्तव में ये बर्थडे गिफ्ट जो है युवाओं को देना चाहते हैं तो इनका डेलीगेशन बुलाए, इनकी मांगों को सुने और उसको अमल पर लाए और कार्रवाई करें। धन्यवाद। न जाने ऐसे कितने युवा होंगे जो रात भर मोमबत्ती की उस रोशनी में बैठकर पढ़ते होंगे और इंतजार करते होंगे उस सवेरे का जब इन्हें इनके सपनों की उड़ान मिल सके, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा गलियारा इनको अपनी राहों से भटका देता है। ये थी ग्राउंड से जुड़ी हुई हमारी कुछ रिपोर्ट। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें 12 मास।